बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बेटा हम चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नेक्स्ट लेक्चर हम आज डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट का नाम है। होम्योस्टेसिस को गेट करने के बेटा 3 वेज़ हमने बार बार जो है वो स्टडी किए, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड थर्ड वन इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी का नाम है कि एनिमल्स प्लांट्स अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं। लास्ट डे बेटा हमने जो टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किया था वो था रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी, कि डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी की स्ट्रक्चर्स, उनकी केमिकल अडाप्टेशंस, उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, उनकी बॉडी के सिस्टम्स अपने अपने इन्वायरमेंट को, अपने अपने हैबिटेट को या वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। उसमें बेटा कल हमने पढ़ा था कि हम 5 एनिमल्स डिस्कस करेंगे, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड ह्यूमंस। लास्ट डे बेटा हमने 3 एनिमल्स को डिस्कस किया। हमने पढ़ा कि हाइड्रा में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, सिर्फ डिफ्यूजन होती है। प्लेनेरिया का सिस्टम प्रोटोनेफ्रिडिया था, उसके पास फ्लेम सेल्स थे और सिंगुलर एक्सटर्नल ओपनिंग थी, कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं थी और ट्यूबुलर सिस्टम था। अर्थवर्म का सिस्टम हमने पढ़ा कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसके सिस्टम का नाम मेटानेफ्रिडिया है। हर सेगमेंट में एक पेयर होता है मेटानेफ्रिडिया का, जो कि कैविटीज़ में से ब्लड जो है उसको या फ्लूइड जो है उसको फ़िल्टर करता है। तो इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक इंटरनल ओपनिंग और एक एक्सटर्नल ओपनिंग, और इसका सिस्टम भी ट्यूबुलर होता है। आज हम बेटा कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे जो कि इंसेक्ट्स की क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद फिर ह्यूमंस का सिस्टम डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल्स और मैमल्स की क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉकरोच इंसेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा है, जो कि 53.1% स्पीशीज़ जो हैं आउट ऑफ 100 वो सिर्फ इंसेक्ट्स की हैं। तो उनके अंदर सिस्टम कैसे है वो हम कॉकरोच में डिस्कस करेंगे। तो कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होती है। इंसेक्ट्स का ये रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, इंसेक्ट्स की क्लास को रिप्रेजेंटेट करता है और एक्सप्लेन करता है कि इंसेक्ट्स की बॉडी में रिमूवल ऑफ वेस्ट कैसे पॉसिबल है। हमें इस बात का बेटा पता है कि लाइफ पहले वाटर में थी और फिर वो लैंड की तरफ आई। अब जब लाइफ वाटर से लैंड की तरफ आई तो वाटर के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा वेस्ट को रिमूव करना ईजी था। जबकि लैंड के ऊपर जब लाइफ आई तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर शॉर्ट हो गई, लिहाजा वेस्ट को रिमूव करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर रखा है कि अमोनिया रिलीज़ करने के लिए 500 मिलीलीटर 1 ग्राम, यूरिया के लिए 50 मिलीलीटर 1 ग्राम और यूरिक एसिड के लिए 1 मिलीलीटर 1 ग्राम वाटर रिक्वायर होता है। तो जब वो वाटर के अंदर लाइफ थी तब तो वो अगर अमोनिया भी रिलीज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वाटर अवेलेबल था। लेकिन जब लाइफ लैंड के ऊपर आ गई तो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गई, लिहाजा जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, टेरेस्ट्रियल कहते हैं खुश्की पर रहने वाले और आर्थ्रोपोड्स कहते हैं जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। आर्थ्रो मीन जॉइंट्स एंड पोडा मीन लेग्स, यानी कि इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स का ग्रुप जो कि लैंड के ऊपर प्रेजेंट है वो अपना वेस्ट कैसे रिमूव करता है, वो अपना वेस्ट किस तरह से रिलीज़ करता है। उनका बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि नेचर ने उनको 2 स्पेसिफिक ट्यूब्स दी हैं, 2 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दी हैं जो कि वेस्ट को कलेक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन्हें हम कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे, उन्हें हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की एक कैविटी जिसका नाम साइनोसिस है, जो कि स्टमक की तरह बिहेव करती है, उस कैविटी में फ़्लो करने वाला जो फ्लूइड है जिसे हीमोलिम्फ कहा जाता है, लिम्फेटिक फ्लूइड कहा जाता है, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। जो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब्स है उसकी जो एक कैविटी है जो स्टमक की तरह बिहेव करती है जिसका नाम साइनोसिस है, उस कैविटी का नाम साइनोसिस है। उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड को हीमोलिम्फ कहा जाता है, लिम्फेटिक फ्लूइड कहा जाता है। हीम कहते हैं फ्लूइड को, और लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लूइड है वो जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की 2 ट्यूब्स लटकी हुई हैं, सस्पेंड की हुई हैं, जिनका नाम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है। अब फ्लूइड कहाँ फ्लो कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में।
ट्यूब्स किसकी हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। लिहाजा उन ट्यूब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को उस हीमोलिम्फ में से सक करें, उस फ्लूइड में से सक करें जो फ्लूइड साइनोसिस में फ़्लो कर रहा है। साइनोसिस क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी है, उसके अंदर वो ट्यूब्स लटकी हुई हैं और वहाँ से वो फ्लूइड को सक कर रही हैं। एनिमल किंगडम्स के अंदर इंसेक्ट्स वो वाहिद ग्रुप हैं जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है। यहाँ पर एक बात क्लियर करनी चाहिए कि हम जिस एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, अर्थवर्म में, ह्यूमन में, कॉकरोच में, वो नाइट्रोजनस वेस्ट लिक्विड वेस्ट का नाम है जिसे हम कॉमन वर्ड्स में यूरिन कहते हैं। जबकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट होता है, जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 12 में आता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो सॉलिड वेस्ट होता है, वो फीसिस होते हैं। तो हम यहाँ पर सॉलिड वेस्ट की बात नहीं कर रहे, हम लिक्विड वेस्ट यानी कि यूरिनेशन की बात कर रहे हैं। इसलिए एनिमल किंगडम्स के अंदर इंसेक्ट्स वो वाहिद ग्रुप हैं कि जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ लिक्विड वेस्ट उनके सॉलिड वेस्ट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच हो जाता है। अब मालपीजियन ट्यूब्स वर्किंग कैसे करती हैं, उनकी वर्किंग कैसे है, यानी कि वो वेस्ट यानी कि नाइट्रोजनस मटेरियल्स को रिमूव करने में कैसे रोल प्ले करती हैं। उन ट्यूब्स की जो स्किन है यानी कि उनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है, उनकी जो ट्यूब्स की दीवारें हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को, साल्ट्स को और वाटर को उस साइनोसिस में से अब्जॉर्ब कर लेती हैं, उस कैविटी में से, उस स्टमक में से अब्जॉर्ब कर लेती हैं। वो अब्जॉर्ब करके सारे के सारे मटेरियल्स कहाँ आ जाते हैं? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में। ल्यूमन कहते हैं फ्री स्पेस को, खाली हिस्से को, जो ट्यूब के अंदर, जैसे एक पानी का पाइप होता है तो उसकी दीवारों के अंदर पाइप खाली होता है और वहाँ से फिर पानी गुजरता है, तो वो जो पाइप का अंदर वाला खाली हिस्सा है वो ल्यूमन है। इसी तरह जो ट्यूब्स का अंदर वाला खाली हिस्सा है वो ट्यूब्स का ल्यूमन है। तो उन ट्यूब्स ने डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी में से साल्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, सोल्यूट्स, वाटर अब्जॉर्ब कर लिया और अपने ल्यूमन में ले आई, यानी कि अपनी फ्री स्पेस में ले आई। अब वो फ्री स्पेस में आ गया। अब फ्री स्पेस में से मूव करता करता वो डाइजेस्टिव सिस्टम के आखिरी हिस्से में चला जाएगा जिसे मिड गट कहते, हाइंड गट कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की 3 पार्ट्स होते हैं, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। ये जो कैविटी हमने पढ़ी है साइनोसिस, ये मिड गट का नाम है, ये दरमियान में है। अब मिड गट से वो फ्लो करता करता कहाँ चला गया? हाइंड गट में चला गया। अब हाइंड गट के अंदर जो है, हाइंड गट के अंदर वो फ्लूइड जब गया यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में गया तो वहाँ पर प्रेजेंट था रेक्टम। अब जो रेक्टम है, जो उसका लास्ट पार्ट है हाइंड गट का, जो हमने ह्यूमंस के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा फर्स्ट ईयर में, हाइंड गट के 3 पार्ट्स थे, सीकम, रेक्टम और कोलोन। तो रेक्टम ने वहाँ से वाटर और साल्ट्स को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि वो साल्ट्स और वो वाटर जो कि ल्यूमन में आए थे उसमें से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गई ताकि बॉडी को ज़रूरत है तो वो बॉडी में यूज़ हो सकें और बॉडी जो है उसको रिमूव ना कर दे जिससे बॉडी को लॉस्ट ना हो। अब जब रेक्टम ने उसमें से साल्ट्स और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया तो जो पीछे मटेरियल बचा वो था नाइट्रोजनस वेस्ट, और वो किस फॉर्म में था? वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की फॉर्म में था। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स थे, यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में नहीं था, सॉलिड फॉर्म में आ गया था, क्रिस्टल्स फॉर्म में आ गया था, क्योंकि यूरिक एसिड को रिलीज़ करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए जो कि 1 ग्राम के लिए 1 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। लिहाजा वो जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होंगे वो वेस्ट ऑफ फूड के साथ अटैच हो जाएंगे, जिन्हें हम फीसिस कहते हैं, जिसे हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है, वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे। सॉलिड वेस्ट के साथ अटैच होकर वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। जो यूरिनेशन का वेस्ट था यानी कि लिक्विड वेस्ट बनना था, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने थे, वो भी सॉलिड वेस्ट के साथ ही अटैच होकर बॉडी से रिमूव हो गया, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स एक सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि शॉर्टेज ऑफ वाटर के साथ भी ज़मीन पर सर्वाइव कर गए और उन्होंने अपना वाटर सेव करना स्टार्ट कर दिया और अपनी लाइफ को लैंड पर सर्वाइव करने के काबिल हो गए। लिहाजा एनिमल्स के अंदर सक्सेसफुल ग्रुप हुआ जो कि लैंड के ऊपर आ गया और वाटर की शॉर्टेज के साथ भी अपना वेस्ट रिमूव करने के काबिल हो गया, क्योंकि अगर वेस्ट बॉडी में रहता तो भी वो पॉइजनस होता। साइड बॉक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंसेक्ट्स एनिमल किंगडम का वो वाहिद ग्रुप हैं कि जिनकी बॉडी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से उनका न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ अटैच है। ये मैंने पहले भी बात की कि इंसेक्ट्स
एनिमल किंगडम का वो वाहद ग्रुप है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम उनके लिक्विड एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ अटैच है, यानी कि जहाँ पर फूड अब्जॉर्ब होता है उनका नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ लिक्विड मटेरियल भी वहीं से रिलीज़ होने के काबिल हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर्स और फंक्शन के लिहाज से ये वाहद सिस्टम है जिनके दोनों सिस्टम्स आपस में अटैच हो गए और वो शॉर्टेज ऑफ वाटर के साथ भी अपना वेस्ट रिमूव करने के काबिल हो गए। नेक्स्ट बेटा हम कॉकरोच के इस सिस्टम की डायग्राम देखते हैं कि कॉकरोच का जो हमने सिस्टम डिस्कस किया वो डायग्रामेटिकली कैसा है। ये एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम है। ये जो बेटा रेड लाइन में डिज़ाइन किया गया है ये उसका न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट है, यानी कि उसकी फूड पाइप का नाम है। उसकी गट है जो कि यहाँ पे फोर गट है, यहाँ पे मिड गट है, यहाँ पे हाइंड गट है। ये जो रेड दरमियान में डिज़ाइनिंग है ट्यूब लाइक, ये उसकी गट है। ये दरमियान में उसकी मिड गट है जो कि स्टमक के तौर पर बिहेव करती है, ये साइनोसिस है। और दूसरी ये साइनोसिस है जहाँ पर उसका लिक्विड वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये ग्रीन से कलर की मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये सस्पेंड हुई हुई हैं, यहाँ पर लटकी हुई हैं। अब जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारे का सारा यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ से जब फूड मूव करता है तो साथ में वो वेस्ट, वो वाटर, वो साल्ट्स, वो सल्यूट भी मूव करते हैं। वो मूव करते करते इस रेक्टम में चले जाते हैं। ये ट्यूब है, एंड पे रेक्टम है जो कि हाइंड गट का हिस्सा है। ये रेक्टम उसमें से साल्ट्स को, वाटर को और सल्यूट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो कहीं वेस्ट ना हो जाए जिनकी बॉडी को नीड है। अब एंड पे इस रेक्टम के पास जो कुछ बचता है उसमें सॉलिड वेस्ट है यानी कि फीसिस, प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट है यानी कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं। ये इकट्ठे ही बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। स्पेसिफाइड लिक्विड वेस्ट रिमूव करने का कोई वे नहीं है। लिक्विड वेस्ट बॉडी से कहीं नहीं निकला, वाटर की कहीं पर जो है वो वेस्टेज नहीं हुई, वाटर कहीं पर ज़ाया नहीं हुआ, वाटर रिजर्व रह गया, वाटर प्रिजर्व रह गया, वाटर बच गया। और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो सॉलिड वेस्ट के साथ जो है वो बॉडी से निकल गए, बॉडी से रिमूव हो गए और बॉडी जो है उसने वाटर को सेव कर लिया, वाटर को कंजर्व कर लिया। और ये एक एनिमल किंगडम का वो वाहिद सिस्टम है कि जहाँ पर जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ अटैच हो गया। तो वाटर की शॉर्टेज के बावजूद इनकी ये एबिलिटी है कि ये वाटर को सेव रखते हुए भी अपना वेस्ट रिमूव करते हैं। और लाइफ जब वाटर से लैंड पे आई तो इन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के काबिल कर लिया। तो ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम है जो कि कॉकरोच के अंदर वेस्ट को रिमूव करने के लिए है। सिर्फ न्यू इसके अंदर पॉइंट ये है कि ये अपनी बॉडी का जो वेस्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा जो इनकी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको अटैच करके रिमूव करता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें हम ह्यूमंस की एग्जांपल डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि एमडी कैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, वो वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस हैं, क्लास फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। हम यहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस की एग्जांपल पढ़ेंगे, सारी क्लासेस को डिस्कस नहीं करेंगे। वर्टिब्रेट्स के बेटा जो इंसेस्टर्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स बने, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स उनके पेरेंट्स हैं। और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कॉर्डेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसके अंदर कैविटीज़ होती हैं या बॉडी जो है उसके डिफरेंट खाने होते हैं। कॉर्डेट्स इनवर्टिब्रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। कॉर्डेट्स की सेगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं, जैसा कि हमने अर्थवर्म का सिस्टम पढ़ा। सारे कॉर्डेट्स की नहीं होती लेकिन कुछ मोस्टली होती है। जैसे कि हमने अर्थवर्म का सिस्टम पढ़ा जिसमें मेटानेफ्रीडिया यानी कि 2 ओपनिंग्स वाली ट्यूब्स थी, तो अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड थी। जब इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स बने तो जो शुरू वाले वर्टिब्रेट्स थे यानी कि प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, पुराने वर्टिब्रेट्स, जब वर्टिब्रेट्स बनना शुरू हुए थे तो उनकी बॉडीज़ भी सेगमेंटेड होने लगी, उनकी ट्यूब्स भी सेगमेंटेड होने लगी। जैसा कि हैगफिश आज भी उसकी एग्जांपल है कि है तो वो वर्टिब्रेट लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ट्यूब्स सेगमेंटली अरेंज्ड हैं, उसकी ट्यूब्स में सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट खाने होते हैं। फिर उसके बाद बेटा एवोल्यूशन होता गया, लाइफ इम्प्रूव से इम्प्रूव होती गई
और वर्टिब्रेट्स की बॉडीज़ जो हैं वो विदाउट सेगमेंट्स बनी और उनकी बॉडीज़ में किडनीज़ बन गई जो कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स हैं और हमारी बॉडी में भी एक पेयर प्रेजेंट है। लिहाजा किडनीज़ बन गई, पूरी बॉडी का सिस्टम कलेक्ट हो गया। हालांकि अर्थवर्म में हर सेगमेंट का अपना सिस्टम था, हैग फिश में हर सेगमेंट का अपना सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स अपना अपना वेस्ट रिमूव नहीं करते। किडनीज़ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी बॉडीज़ का वेस्ट या ब्लड फिल्टर करें। लिहाजा सेगमेंट्स ख़त्म हो गए, किडनीज़ जो है वो विदाउट सेगमेंट्स बनी, ट्यूबुलर सिस्टम एफिशिएंट हो गया और ट्यूबुलर सिस्टम के साथ ब्लड कैपिलरीज बन गई जो कि वेस्ट के रिमूवल के लिए ब्लड प्रोवाइड करती हैं और रीअब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करती हैं। लिहाजा किडनीज़ जो हैं उनके फंक्शनल यूनिट्स का नाम नेफ्रॉन है। एक किडनी के पास मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं जो कि अरेंज होकर एक किडनी डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? किडनी का फंक्शनल यूनिट तो नेफ्रॉन है, लेकिन किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ये क्वेश्चन आपने सर्च करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।